इवन आफ्टर ट्रेडिंग फॉर 15 ईयर्स, जब आप लॉसेस देखते हो, जब आप बहुत सारा प्रॉफिट देखते हो, माइंड थोड़ा अफेक्ट हो जाता है। तो थियरी में जो चीज़ दिख रही है वो देख के खुश ना हो जाओ, फिर आप बहुत दुखी हो गए। लॉसेस को काटो टाइम पे, लेकिन जो ट्रेड चल रहा है उसका उस सिस्टम को फॉलो करो। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आया उसके बाद दूसरा लॉस ही देगा। ऐसा कुछ है कि मिनिमम इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे रखना चाहिए? एवरेज जब हम जीतते हैं तो कितना जीतते हैं, और एवरेज जब हम हारते हैं तो कितना हारते हैं। आप कैसे एआई एंड मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे हो अपने ट्रेडिंग में? अभी यंग ट्रेडर्स हैं, उनको ChatGPT 4 स्पेशली यूज़ करना चाहिए। ChatGPT वही करेगा जो आप उसे कहें। 2 कारण होते हैं जिसके कारण ट्रेडर्स के लॉसेस ज़्यादा होते हैं। हाय सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सर आप 15 इयर्स से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। सो आपकी जर्नी क्या थी? वेल, मैं पहले दिन से तो स्टॉक मार्केट में नहीं आया। मैं वर्क कर रहा था। मैं एक्चुअली मेरी करियर शुरू हुई एचआर में, और मैं काम कर रहा था एचआर में, और सोच रहा था कि क्या करूं व्हाट एल्स साइड इनकम के लिए। तो तब जाके मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ी मेरी, और ये था 2000, अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ, जब ऑनलाइन ट्रेडिंग तभी तभी आई थी। कुछ ही वेबसाइट्स थे या ब्रोकर्स थे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे थे। तो मैंने तब सोचने लगा मैं मार्केट के बारे में, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था दैट टाइम। मुझे बस इतना पता था कि स्टॉक्स खरीद सकते हैं और उनसे कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद काफ़ी सालों तक छोड़ दिया था मैंने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे सेव करने के लिए। लेकिन करीब करीब 7-8 साल नौकरी करने के बाद मेरे पास कुछ सेविंग था। और ये वो टाइम था जब 2008 का मार्केट क्रैश हुआ था। और सब लोग बोल रहे थे कि ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ है। तो तब मैंने कई जगह गूगल करने लगा, और मतलब ढूंढने लगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। तब मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मैंने शुरू किया खुद के रिसर्च से। तब ये भी नहीं पता था कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है और टेक्निकल रिसर्च क्या होता है, लेकिन जो भी कुछ कहीं पे भी मिल जाता था नाम, वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता था। तो धीरे धीरे फिर समझ में आया कि ये तरीका गलत है, और मल्टीपल मेथड्स होते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के, रिसर्च करने के स्टॉक्स के बारे में। तो तब जाके मेरा जो इंक्लिनेशन बना मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की तरफ, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। और जब वो 2010 के बाद करीब करीब 5-6 साल तो मार्केट कहीं गया नहीं, और उसके बाद 15 से मार्केट ऊपर जाने लगा, और जो मैंने इन्वेस्ट किया था पैसा वो काफ़ी कुछ बढ़ चुका था। तो एट दैट टाइम क्या हुआ, मुझे लगने लगा ये पैसा तो काफ़ी बढ़ चुका है, अब इसको मैं खोना नहीं चाहता हूँ। तो तब जाके मैं और पढ़ने लगा, और मुझे ऑप्शंस के बारे में पता लगा। तो एक बार ऑप्शंस के बारे में पता लगा तो मैं ऑप्शन बाइंग में चला गया, और कई साल स्पेंड टाइम किया मैंने ऑप्शंस को समझने में, बाइंग साइड में। और मुझे ये पता चला कि बाइंग मेरे लिए नहीं है। मैं शायद बाइंग से मैं कुछ सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। और इंट्राडे पे मेरा फोकस था, मेरी शुरुआत इंट्राडे से थी। तो इंट्राडे बाइंग मेरे लिए इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो तब जाके फिर मैं दूसरी चीज़ें सोचने लगा कि भाई और क्या कर सकते हैं। और इसी टाइम में मेरी समझ मार्केट की बेटर होने लगी। मुझे लगा कि इंट्राडे के अलावा क्या कोई और टाइम फ्रेम पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और तब मैं ढूंढने लगा कि ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग अगर मैं कर सकूं तो शायद उस बेटर हो। अब मुझे ये लेकिन जब मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग स्टार्ट करी उस टाइम पे, वो पहले कुछ महीनों से ही मेरे लिए सक्सेसफुल था। तो मैं इतना लूज़ नहीं कर रहा था उसमें जितना मैं इंट्राडे में लूज़ कर रहा था, तो वही मेरे लिए सक्सेस थी। तो प्रॉफिट बनाने की बात दूर है, लेकिन मैं लूज़ बहुत कम कर रहा था उसमें। तो तब जाके मुझे लगा कि यार ये कुछ है पोजिशनल ट्रेडिंग, ये जो लॉन्गर टाइम फ्रेम होते हैं, 2 हफ्ते के, 3 हफ्ते के, महीने भर के, इसमें कुछ किया जा सकता है। तो जब ये मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसमें फोकस कर सकते हैं, तब मैंने डेटा के साथ काम किया। मैंने देखा कि किस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बनता है। तो मोटे तौर पे मुझे ये समझ में आया कि अगर आप इंट्राडे पे कुछ करना चाहते हो तो ट्रेंड ढूंढना बहुत मुश्किल है इंट्राडे पे। लेकिन आप अगर पोजिशनल में करना चाहते हो तो आप ट्रेंड ढूंढ सकते हो। तो इन सब चीज़ों को टेस्ट करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा ये कंक्लूजन निकला कि अगर मैं ट्रेंड फॉलो करना चाहता हूँ तो मैं पोजिशनल में करूँगा, और मैं कुछ अगर इंट्राडे में करूँगा तो मैं शायद मीन रिवर्जन टाइप के कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा।
Okay, quite interesting. So, sir, आपने बताया कि now you're mainly focused on positional trading, right? So, क्या आप हमें और हमारे viewers को बता सकते हो कि positional trading होता क्या है in a simple language? या सो दो जब हम कोई भी टाइप की ट्रेडिंग करते हैं वो एक टाइम फ्रेम पे होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो ये को इंटरडे में ट्रेड करते हैं। इसका मतलब ये होता है सुबह पोजीशन ओपन करेंगे या दिन के बीच में कभी पोजीशन ओपन करेंगे और 3:15, 3:20, 3:25 तक वो पोजीशन क्लोज कर देंगे। वो तो इंट्राडे ट्रेडर्स हो गए, क्योंकि वो तभी के तभी ओपन करेंगे पोजीशन और उसी दिन क्लोज कर देंगे। और कोई भी ट्रेडिंग हो, भले ही वो जो एक साल के अंदर हो, तो हम कोई पोजीशन ओपन करते हैं 1 महीने के होल्ड कर सकते हैं, शायद 1 हफ्ते के लिए। ये सारे जो टाइम फ्रेम्स हैं जो कि 1 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम पोजिशनल कैटेगरी में ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो भले आप 2 दिन के लिए यूज़ करें, 2 दिन के लिए होल्ड करें उस ट्रेड को, या 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए, वो पोजिशनल में ही आ जाता है। ओके, सो सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप ट्रेंड फॉलोइंग और मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी यूज करते हैं। सो व्हाट इज दैट, आप उसको बता सकते हैं? गुड। सो जो मैं आपको बता रहा था कि मेरी ये फाइंडिंग है कि ट्रेंड फॉलोइंग एसेंशियली का मतलब ये होता है कि हर एसेट क्लास, भले ही वो स्टॉक्स हों, इंडेक्सेस हों, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी कमोडिटी हो, लिस्टेड प्रोडक्ट हो या अनलिस्टेड प्रोडक्ट भी, इनके प्राइजेस में ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि अगर एक बार प्राइस ऊपर जाने लगा तो वो उसी साइड कंटिन्यू होता जाता है काफ़ी टाइम के लिए। वो कितने टाइम के लिए वो हमें पता नहीं, लेकिन ये एक बिहेवियर है प्राइस का जो बहुत सारे एसेट क्लासेस में देखने को मिलता है। इसको पकड़ने के लिए हमें मेथड्स चाहिए, लेकिन ये होता ज़रूर है अलग अलग एसेट्स में। तो ट्रेंड फॉलोइंग एसेंशियली एक ऐसा मेथड है जिसका अजम्पशन ये होता है कि हर एसेट क्लास, ज़्यादातर एसेट क्लासेस ट्रेंड करेंगे और हम किसी ना किसी रूल से उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर हो गया, तो मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोअर के लिए एक बेसिक इंडिकेटर है कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स या कमोडिटी किसी पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, चल रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अप ट्रेंडिंग है। वैसे ही अगर वो मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम कह सकते हैं कि वो डाउन ट्रेंडिंग है। तो सो दैट्स व्हाट इज ट्रेंड फॉलोइंग। अब आपने पूछा मीन रिवर्जन। बिफोर आई मूव टू मीन रिवर्जन, जो ट्रेंड फॉलोअर होता है ना, वो हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करता है कि ट्रेंड कब चालू होगा। उसका गोल ही होता है कि जब वो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है, उसका पूरा फोकस वहाँ होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी क्रॉस हो रहा है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, तो क्या ये ट्रेंड चलेगा। तो ट्रेंड फॉलोअर की ऐसी माइंडसेट होती है। जो मीन रिवर्जन ट्रेडर होता है वो एक अलग माइंडसेट से चलता है। वो उल्टा सोचता है। वो ये सोचता है कि अभी तो ट्रेंड बन चुका जितना बनना था, अब मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। तो वो हमेशा ट्रेंड फॉलोअर के ऑपोजिट में सोचता है। तो मार्केट को जितना जाना था जा चुका, या वो ये सोचता है कि मार्केट इतने ही रेंज में चलेगी। वो भी एक मीन रिवर्जन ट्रेडर होगा जिसको मालूम है कि जो वो टॉप पकड़ने की कोशिश करेगा, बॉटम पकड़ने की कोशिश करेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर हम मीन रिवर्जन की बात करें तो वो ऐसा होता है। वैसे ही इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी मीन रिवर्जन होता है, जिसको मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। उसमें ये होता है कि हम ये अजम्पशन मान के चलेंगे कि मोस्ट ऑफ द डेज, 60% ऑफ द डेज और 70% ऑफ द डेज मार्केट इतना ही जाएगा ऊपर या नीचे। तो वहाँ पे भी मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज का यूज़ हो सकता है। सो सर आपने ये जो स्ट्रैटेजी बताई है, मीन रिवर्जन और ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, तो दोनों में से कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता था जब मैंने शुरू करी थी, और मुझे लगता था कि कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद मेरा जो इंक्लिनेशन था वो स्टैटिस्टिक्स और डेटा की तरफ था। तो मैंने कुछ डेटा एनालिसिस किया इंडेक्सेस पे, भले ही वो बैंक निफ्टी हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तब यही 2 इंडेक्सेस थे। अभी तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं लोगों के पास। तो मैंने एक पैटर्न देखा। पैटर्न ये था कि जब इंडेक्स ऊपर जाता है, और स्पेशली जब हफ्ते भर या 2-1 हफ्ते जब इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है, ये जो मूव आता है इंडेक्स में, ये गैप के थ्रू आता है। गैप का मतलब है कि आज मार्केट क्लोज हुआ, कल मार्केट ऊपर होगा, 1% खुलेगा और फिर कहीं नहीं जाएगा दिन में। फिर अगले दिन फिर से एक बड़ा गैप आएगा और ऊपर खुलेगा, फिर कहीं नहीं जाएगा दिन भर और फिर जाएगा। तो ये जो गैप की मैं बात कर रहा हूँ, गैप के थ्रू मार्केट ऊपर जाता है।
तो अगर आप इंट्राडे में प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, आप वो गैप कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंट्राडे में जब मार्केट खुला और बंद हुआ वो कहीं गया ही नहीं। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया लेकिन कहीं गया नहीं। गैप जो आया वो तो रात में आया, रात में मतलब ओवरनाइट जो बोलते हैं, तब आया। तो मुझे समझ ये आ गया कि ट्रेंड अगर मुझे पकड़ना है तो मुझे ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो पोजिशनल हो। मैं इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना के ट्रेंड तो पकड़ नहीं पाऊंगा। तो ये एक चीज़ समझ गया। अब आई बात मीन रिवर्जन की। मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज जो होते हैं वो उस टाइम फ्रेम पे काम करती हैं जब ट्रेंड स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। तो दोनों चीज़ सेम टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगी। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरी कोई आवरली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ट्रेंड फॉलोइंग की, मैं आवरली पे मीन रिवर्जन ढूंढने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो आवरली पे ट्रेंड करता है वो पर्टिकुलर एसेट या इंस्ट्रूमेंट। तो या फिर मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा या मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन कर रहे हो, कि जब आप ये दो अप्रोचेस को यूज़ करना चाहें, वो एक टाइम फ्रेम पे नहीं काम करेगी। तो दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम पे ही काम करती हैं। सो अगर कोई एसेट एक टाइम फ्रेम पे ट्रेंड करता है तो वो किसी और टाइम फ्रेम पे मीन रिवर्ट करता है। करेक्ट, अंडरस्टूड। सो सर, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर योर स्ट्रेटजीज? गुड। सो इंडिकेटर्स, मैं बहुत सिंपल इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया था, वो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल होता है। वो पिछले कुछ दिनों का या पिछले कुछ पीरियड्स का मूविंग एवरेज देख लेता है, और देखते साथ ही चार्ट में समझ में आ जाता है कि वो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है। वो एक बहुत सिंपल इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मैं इंडिकेटर्स तो नहीं यूज़ करता, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस यूज़ करता हूँ। जैसे रेंज हो गया। रेंज मतलब एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज इंडेक्स कितना मूव करता है, तो वीकली हाई और वीकली लो। वैसे ही इंट्राडे में मैं रेंज यूज़ करता हूँ कि इंट्राडे में हाई कितना बनता है और लो कितना बनता है, उसका एवरेज 10 दिन का एवरेज। ये एक इंडिकेटर नहीं है, लेकिन मैं ये कैलकुलेशंस यूज़ करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ डेटा एनएससी की वेबसाइट से या बीएससी की वेबसाइट से, और उसको मैं चैट जीपीटी, आजकल तो फिर भी चैट जीपीटी 4 आ गया है, तो मैं उसके थ्रू एनालिसिस कर लेता हूँ। उसके पहले मैं कोडिंग करता था, थोड़ा एक्सेल में करता था, लेकिन आजकल काफ़ी ईजी हो गया है। तो मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ और मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और इंडिकेटर ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगता। संदीप राव की ही तरह शायद आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, बट एज वी नो 99% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, उन्हें इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज नहीं पता, या तो उन्हें रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। अगर आप एक प्रॉफिटेबल बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो हमने संदीप राव, जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, के साथ मिलकर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग पे एक कोर्स बनाया है। इस कोर्स में संदीप राव आपको एक प्रूवन मेथड से बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेडिंग करना सिखाएंगे विद द करेक्ट एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। तो आज ही upsurge.club ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड करना सीखिए। Now let's get back to the video. Okay, so now that you mentioned ChatGPT, तो आप कैसे AI and machine learning का यूज़ कर रहे हो अपने ट्रेडिंग में? Like, is it helping you out in some way? इट्स हेल्पिंग। पहले क्या होता था, जब हम ट्रेड करते थे तो हमें हमेशा एज अ स्ट्रैटेजी डिज़ाइनर we used to rely a lot on someone who could code and test the strategy डेटा के साथ। अभी वो जो रोल है टेस्ट करने का, वो तो कम्प्लीटली चैट जीपीटी ने ले लिया है। तो हमें किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, अभी चैट जीपीटी काम कर जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी वही करेगा जो आप उसे कहें। चैट जीपीटी में फ़िलहाल इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो खुद ही आपको स्ट्रैटेजी बना के दे दे, लेकिन अगर आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं करवाना, तो चैट जीपीटी वो आपके लिए कर देगा। सो उस लेवल की जो बेसिक नॉलेज आप में होनी चाहिए, बट हाउ टू डू इट हैज़ बिकम वेरी इजी। तो वो हाउ पार्ट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है। अब ये तो शुरुआत है, लोग बोल रहे हैं कि जो चैट जीपीटी 4 है ये दिस जस्ट द बिगनिंग, आगे जाके आई एम टोटली एक्साइटेड और क्या क्या हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कितने भी हम एडवांस हो जाएं, एक ह्यूमन एलिमेंट, एक ह्यूमन नज की ज़रूरत होगी। और वो नज के बेसिस पे एआई आपके लिए कुछ भी कर देगा, लेकिन जो पहला आइडिया आएगा, पहला जो इंस्ट्रक्शन होगा वो, या जो प्रॉम्प्ट होगा, वो एक ह्यूमन के थ्रू ही आएगा।
करेक्ट। तो बस ये है मेरा मतलब मानना कि Right. इट्स वेरी यूजफुल। जो भी अगर अभी यंग ट्रेडर्स हैं उनको चैट जीपीटी 4 स्पेशली यूज़ करना चाहिए। और काफ़ी डेटा आजकल इजीली अवेलेबल है और आप डेटा यूज़ कर लें, उसको बेसिक स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू पोजिशनल ट्रेडिंग, तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर हम रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं? वेल, एज अ पोजिशनल ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नॉट जस्ट एज अ पोजिशनल ट्रेडर, मुझे लगता है कि किसी भी ट्रेडर के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक हो गया हर ट्रेड का अपना रिस्क। तो मान लेते हैं आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो महीने में आपको 3 ट्रेड देती है, 10 ट्रेड देती है। जैसे ही आप ट्रेड में जाते हैं, एंटर करते हैं, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वो एक तरीका हो गया। अब वो तो आपने बैक टेस्ट भी करेंगे आप जब आप कर रहे हो, तो वो स्टॉप लॉस एक तरीका हो गया। अगर स्टॉप लॉस नहीं हो तो दूसरा तरीका ये हो गया, हेज कर सकते हैं आप। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग में गैप का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है। तो सिर्फ ओवरनाइट में वो रिस्क मतलब हेज कर देते हैं ऑप्शंस के थ्रू, या वो कर सकते हैं फ्यूचर्स के थ्रू, वट एवर। तो वो एक तरीका हो गया। ट्रेड टू ट्रेड आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं विद इन द सिस्टम। नाउ द अदर वे ऑफ मैनेजिंग रिस्क इज पोजिशन साइजिंग। इसका मतलब यह है, स्पेशली डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। अभी देखते हैं, अगर इंडेक्स चल रहा है मान लीजिए 20,000 पे, तो वो 20,000 की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज जो कि 50 है, करीब करीब 10 लाख। सो 10 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है। लेकिन आपके अकाउंट में 10 लाख रहें वो ट्रेड करने के लिए, ये ज़रूरी तो नहीं। राइट। तो आप शायद 1,20,000 से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो 1,20,000 से जब आप ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स डेरिवेटिव, लेट्स से निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, फ्यूचर्स का, तो आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो 10 लाख, तो उससे कहते हैं लेवरेज। तो आपका ऑलमोस्ट 10x लेवरेज है। राइट। तो लेवरेज यूज़ ना करना अपने आप में एक रिस्क मैनेजमेंट है। तो उसको यूज़ ना करने का मतलब ये है कि ठीक है, आपके पास अगर 1 लाख हो तो आप वो ट्रेड ना लें। आपके पास 5 लाख हो तो ठीक है, उसमें आप 1 लाख की पोजीशन साइज लें। तो उससे क्या होता है कि आप अपना लेवरेज कम कर रहे हैं। आप 5 लाख पे एक लॉट ले रहे हैं, और कम करना चाहें ठीक है, आप 8 लाख रख लो अकाउंट में, लेकिन 8 लाख से सिर्फ एक ही लॉट ट्रेड करना। तो वो एक अलग तरीका हो जाता है डेरिवेटिव्स में, स्पेशली जहाँ पे हम एडिशनल कैश मेंटेन करते हैं पोजीशन लेने के लिए। वो इसीलिए क्योंकि अगर कोई लॉसेस हो जाए, अगर कोई भी एक लंबा नेगेटिव स्ट्रीक आ जाए जहाँ पे वीक आफ्टर वीक हमारे लॉसेस चल रहे हैं, उसको कवर करने के लिए हमें रखना चाहिए। और ये डेरिवेटिव्स में बहुत ज़रूरी है, इक्विटी से ज़्यादा, मतलब कैश सेगमेंट से ज़्यादा। तो ये दो तरीके हो गए, पोजीशन साइजिंग जो मैंने बताया, और ट्रेड टू ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों को मिला के आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनना चाहिए। सो सर, एज अ न्यू ट्रेडर अगर मैं चालू कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ है कि मिनिमम इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे रखना चाहिए? इज देयर सम थंब रूल फॉर दैट? गुड क्वेश्चन करीना। जब हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं, इसे अगेन एक कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखना ज़रूरी है। मैंने शुरू में बताया 2 कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स हो सकती हैं, ट्रेंड फॉलोइंग और मीन रिवर्जन। ट्रेंड फॉलोइंग बाय नेचर ऐसा होता है कि इसमें मार्केट हमेशा ट्रेंड नहीं करता। मार्केट हो या कोई भी एसेट हो, वो जब ट्रेंड करना शुरू करता है काफ़ी टाइम तक ट्रेंड करता है, और जब वो ट्रेंडिंग फेज़ ख़त्म हो जाती है, वो बहुत चॉप करेगा, महीने भर, हफ्ते भर, कई महीने तक। तो क्योंकि उस प्राइस या उस एसेट का बिहेवियर ऐसा होता है ट्रेंड फॉलोइंग में ऑन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं छोटे छोटे, और फिर एक बड़ा ट्रेड आता है जो वो सारे लॉस को कवर कर लेगा और उससे भी शायद ज़्यादा पैसे बना के देगा आपको। तो वहाँ पे आप अगर देखें तो आपका जो विन रेट है, मतलब आप कितनी बार जीतते हो, अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो उसमें से आप सिर्फ करीब करीब 30 या उससे भी कम कभी कभार ट्रेड्स विन करोगे। आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम्स आप लूज करोगे। तो आपका जो विन रेट है वो लो रहेगा, लेकिन विन साइज जो है, विन साइज का मतलब है कि आप सारे पॉजिटिव ट्रेड्स ले लोगे तो उनका जो एवरेज साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा, और सारे लॉस मेकिंग ट्रेड्स जो होंगे उसका जो एवरेज साइज होगा वो छोटा होगा। तो ये हो गया ट्रेंड फॉलोइंग में। इसका इन्वर्स होता है मीन रिवर्जन।
मीन रिवर्जन में आप यूजुअली कोई भी मीन रिवर्जन सिस्टम में आप जीतोगे बहुत ऑफन, तो इन सेंस आपकी विन रेट हमेशा ज़्यादा रहेगी। ऑलमोस्ट उल्टा कर लीजिए तो आप 70% ऑफ द टाइम जीतने वाले हैं और 20% ऑफ टाइम्स आप हारने वाले हैं, इसलिए साइकोलॉजिकली भी वो ईजी हो जाता है। तो लेकिन आप जब जीतते हो आप छोटा जीतते हो, क्योंकि ये बिल्कुल इन्वर्स है मैंने जो बताया आपको। ओके, आप 70% 70% ऑफ टाइम जीतोगे लेकिन आप छोटा जीतोगे, और जब हारोगे उसका साइज ज़्यादा हो सकता है आपके एवरेज, तो वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम विन रेट और ये रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेट जब हम रिस्क रिवॉर्ड, एक और स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। उसका मतलब ये होता है कि हमारा एवरेज जब हम जीतते हैं तो कितना जीतते हैं, और एवरेज जब हम हारते हैं तो कितना हारते हैं। तो वो हमेशा जब हम हार रहे हैं वो एवरेज छोटी होनी चाहिए, और जब हम जीत रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मीन रिवर्जन में हम हार रहे हैं तो बड़े लॉसेस होते हैं, लेकिन वो इंस्टेंसेस बहुत कम होते हैं। तो जब हम 70% ऑफ द टाइम जीतते हैं तो वो टोटल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू 30% ऑफ टाइम जब हम बड़े लॉसेस भी होते हैं, लेकिन वो इतने लॉसेस नहीं होने चाहिए कि ये सारे के सारे प्रॉफिट्स को ले जाए। ओके, सो सर अभी आपने मेंशन किया कि मीन रिवर्जन में लॉसेस का जो साइज है वो ज़्यादा हो सकता है, भले उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो। सो डज दैट मीन कि ऐसे ट्रेडर्स जिसको ज़्यादा रिस्क ना लेना हो, दे शुड नॉट गो फॉर मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी? वेल, ऐसा नहीं है। आई थिंक आप अगर जनरली देखें, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है ट्रेडर्स के साथ, मेजॉरिटी ऑफ 2 कारण होते हैं जिसके कारण ट्रेडर्स के लॉसेस ज़्यादा होते हैं। एक हो गया लेवरेज का जो हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आपके पास 2 लाख हो तो आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड ही ना करें। तो डेरिवेटिव्स के लिए मिनिमम आप 5 लाख रखें या 10 लाख रखें, तब जाके आप वो लो लेवरेज पे ट्रेड कर पाओगे। तब जाके आप एक लॉट 1 लाख पे ट्रेड करोगे और आपके पास 4 लाख स्टिल बैलेंस होंगे। लेकिन 2 लाख रख के करोगे तो शायद कोई मतलब नहीं बनता। तो वो एक रीज़न है जिससे ट्रेडर्स के लॉसेस बढ़ जाते हैं और वो रिकवर नहीं कर पाते कभी भी। और एक तरीका ये हो गया कि अगर आपको समझना है मार्केट और आपके पास 1-2 लाख का कैपिटल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कैश मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको। तो कैश मार्केट में क्या होता है, लेवरेज नहीं होता और आप छोटे टिकट साइजेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, और क्योंकि उसमें लेवरेज नहीं होता, रिस्क भी कम होता है। तो वो एक दूसरा अपॉर्चुनिटी हो गया सीखने के लिए कैश मार्केट आप। सो ये 2 अप्रोचेस मैं आपको बोलूँगा। एंड लास्टली, इवन इफ यू आर इन कैश मार्केट, आपके कुछ ना कुछ रिस्क लिमिट होने चाहिए। भले ही आप 5,000 रुपये में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि 5,000 में हीरो से ज़ीरो बनने की कोशिश नहीं है करनी चाहिए, क्योंकि आप आज 5,000 रुपये में हीरो से ज़ीरो बन रहे हो, कल को आप 5 लाख पे करोगे। तो बिहेवियर वो नहीं होना चाहिए। बिहेवियर हमेशा एक रिस्क मिटिगेशन वाला बिहेवियर होना चाहिए कि मैं रिस्क कंट्रोल करूँगा। भले ही मैंने 5,000 का सौदा डाला है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10% खोऊंगा या 20%, जो भी है आपका वो है, तो उससे ज़्यादा आई विल नॉट लूज। वो आपको मनी मन वो बना के ट्रेड करना चाहिए। करेक्ट, दैट्स ट्रू। साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कोई भी ट्रेडर के लिए। सो ऐसे कोई टिप्स है या ऐसे कोई एडवाइस है जो आप देना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस व्हाइल ट्रेडिंग? वेल, उसका आई विश करीना इसका कोई आसान आंसर होता, क्योंकि आज भी इवन आफ्टर ट्रेडिंग फॉर 15 ईयर्स, जब आप लॉसेस देखते हो, जब आप बहुत सारा प्रॉफिट देखते हो, माइंड थोड़ा अफेक्ट तो हो जाता है, लेकिन ओवर टाइम यू गेट बेटर। बट देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन कीप इन माइंड। पहली चीज़ ये बताऊंगा कि अगर मैं, क्योंकि एक क्वांटिटेटिव ट्रेडर हूँ, मैं बहुत बैक टेस्ट करता हूँ स्ट्रैटेजीज। बैक टेस्टिंग में तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अच्छे दिखते हैं, तो बहुत दिल खुश हो जाता है बैक टेस्ट देख के। ज़रूरी नहीं है कि वो इन रियलिटी वैसा ही प्ले आउट करे। तो थियरी अलग होती है, प्रैक्टिस अलग होती है। थियरी में बहुत चीज़ें अच्छी दिखती हैं, तो ये पहली चीज़। तो थियरी में जो चीज़ दिख रही है वो देख के खुश ना हो जाओ, फिर आप बहुत दुखी होगे जब आप रियलिटी आपको फेस करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो, सेम लॉजिक अप्लाइज कि ऐसा हो सकता है कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि फर्स्ट फ्यू वीक्स और फर्स्ट फ्यू डेज जब आप वो स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो, कभी कभार फर्स्ट फ्यू मंथ्स इतने अच्छे हों कि आपको ये लगने लगे कि मैंने तो क्रैक कर लिया। तो वो शायद आपने क्रैक नहीं किया, जस्ट ये था कि आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग का, उसके लिए ये मार्केट कंडीशंस परफेक्ट थे।
तो आप Okay. लकी हो कि आपने जिस दिन शुरू किया मार्केट कंडीशंस आपके लिए बिल्कुल मैच कर गए और एक महीना आपका बिल्कुल भी बहुत ही बढ़िया चला, तो वो भी हो सकता है। वो नेक्स्ट महीना उसके बाद ऐसा चले ज़रूरी नहीं है। सो दैट्स अनदर थिंग, यू नो, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस हमें ये रख लेनी चाहिए कि अगर भी आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चल रही है, एंड द रिवर्स ऑल्सो अप्लाइज, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है पहले दिन से वो बहुत ही बिगड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी खराब है। तो हो सकता है कि उस स्ट्रैटेजी के लिए मार्केट एनवायरनमेंट सही नहीं है। Right. तो बोथ साइड्स अप्लाई। सो आप इतना दुखी ना हो जाएं क्योंकि वो काम नहीं कर रहा, और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं अगर वो काम कर रहा हो। सो दैट इज वन। ट्रेंड फॉलोइंग में कुछ स्पेसिफिक इमोशनल इश्यूज आते हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए आपने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी, एक महीने लॉसेस चल रहे हैं और आपको पता था एक महीने लॉसेस होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, कोई बात नहीं, आप लॉस पे लॉस लिए जा रहे हो। फिर उसके बाद एक ऐसा वीक आता है जिसमें वो एक बड़ा जो ट्रेड जिसकी आप वेट कर रहे थे वो ट्रेड आ जाता है, और वो ट्रेड चलता है 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते, और वो आपके जितने लॉसेस बने थे एक महीने भर के उसका 80% कवर कर लेते हैं। Okay. तो 80% कवर कर लेता है, और कवर करने के बाद अब ट्रेड थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में जाने लगा, तो मेंटली आप ये सोचने लगते हो कि यार ये इतना वेट कर लिया मैंने, 80% मेरा लॉस कवर हो गया है, अब मैं निकल लेता हूँ, और आप निकल जाते हो। Right. उसके बाद मेरे साथ एटलीस्ट ऐसा हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि और 2 हफ्ते चलता है वो। Okay. तो अब क्या हुआ, आपने तो 80% लॉसेस कवर कर लिए, 20% लॉस लेके आप घर जा रहे हो, और अगर आप वो सिस्टम को फॉलो करते तो शायद आप 20% प्रॉफिट लेके जाते। सो दैट इज अनदर, होल्डिंग ऑन टू अ ट्रेड विच इज डूइंग वेल। जो लंबा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको मत काटो, लॉसेस को काटो टाइम पे, लेकिन जो ट्रेड चल रहा है उसका उस सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट कि कौन सा ट्रेड हो ऐसा होगा जो महीने भर चलेगा, 2 महीने चलेगा, वो शायद आपके साल भर के प्रॉफिट्स दे देगा एक बार में, लेकिन पता नहीं है हमें। सो दैट इज विद ट्रेंड फॉलोइंग। और दूसरी चीज़, ट्रेंड फॉलोइंग में एक दूसरी चीज़ देखी हमने ये है कि मान लेते हैं कि आपने कभी कभार क्या होता है, आप स्टार्ट करते हो और बहुत बड़ा प्रॉफिट आ जाता है, और आपको ये पता है कि वो ट्रेंड फॉलोइंग है, आपने ये भी जान लिया है कि इसमें बड़े प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं, तो आप क्या करते हो, जो बड़ा प्रॉफिट ले लेते हो उसके बाद ट्रेड ही नहीं करते हो। आप बोलोगे कि नहीं हो गया, मैं तो, मेरी तो किस्मत अच्छी है। तो अब ये होता है कि अगले आप अब कहाँ से आप शुरू करोगे, आपको पता नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप बीच के जो कुछ ट्रेड्स मिस हो जाते हैं, तो वो भी आपको लॉस क्रिएट करके दे सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आया उसके बाद दूसरा लॉस ही देगा। हो सकता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आया उसके बाद दूसरा प्रॉफिटेबल ट्रेड आया, तीसरा भी प्रॉफिटेबल ट्रेड आए, और चौथा लॉस मेकिंग हो। तो लेकिन आपने तो खुद ही को बोल दिया कि अब एक बड़ा ट्रेड आया उसके बाद कुछ नहीं आने वाला, तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। तो इन एसेंस अगर आप कोई रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो मेंटली ये प्रिपेयर करो कि भाई मुझे सारे रूल्स फॉलो करने हैं। और इसके लिए एक एडिशनल चीज़ जो मेरे लिए यूजफुल रही है हमेशा से, इज़ टू ट्रेड इन ग्रुप्स विद फ्रेंड्स और विद कम्युनिटी। उसमें क्या होता है कि हम ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, अपने इमोशंस तो को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अगर दूसरे हों हमारे साथ शायद जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो या सिमिलर एक्सपीरियंस भी हो, तो वो जो एक कम्युनिटी के थ्रू हम अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। Right. तो ये तो हुआ ट्रेंड फॉलोइंग रिलेटेड इमोशनल इश्यूज। मीन रिवर्जन में भी सिमिलर इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप इतने यूज टू जाते हो उसमें प्रॉफिट देख देख के कि आपको लगता है कि अब तो पैसा बनने ही वाला है। आप वो 20% जो लॉस वाले जो दिन होते हैं आप भूल जाते हो, एंड आप क्या करते हो कि एक हफ्ता हो गया पैसा बन रहा है, सेकेंड वीक पैसा बन रहा है, थर्ड वीक पैसा बन रहा है, अब आप अपना बेट साइज बढ़ा देते हो। तो अब आप जब बेट साइज बढ़ा देते हो तो लॉसेस आ जाते हैं, आप दुखी हो जाते हो कि अभी देखो मैंने जब बेट साइज बढ़ाया तभी लॉसेस आ गए। Right. और फिर लॉसेस बढ़ जाते हैं तो आप बेट साइज कम कर देते हो, तो अब फिर वो एक अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। तो अब अच्छा टाइम शुरू होता है, 1 हफ्ते पैसे बन रहे हैं, 2 हफ्ते पैसे बन रहे हैं, फिर आप बेट साइज बढ़ा देते हो। तो वो चीज़ कब आपको पोजीशन साइज चेंज करनी है और कितनी करनी है, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो इमोशनली शुड नॉट बी ड्रिवन इमोशनली। तो ये कुछ चीज़ें हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो डीलिंग विद इमोशंस। बट एज आई सेड वी ऑल आर ह्यूमंस, इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन तो है नहीं। और द बेस्ट सोल्यूशन मुझे जहाँ तक लगता है इज टेलिंग योर इश्यूज टू अदर्स विद योर फ्रेंड्स, शेयरिंग इट विद अदर्स।
not hiding your losses, and seeking out help if you need help. So build a community that can help you. दोस्त होंगे, लाइक माइंडेड ट्रेडर्स होंगे जो मेच्योर्ड होंगे, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होंगे, उनसे पूछें, उनकी माने। सब चीज़ें तो मानने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट सुने उनकी कि राइट उनका क्या अनुभव रहा है, वो क्या बोलना चाहते हैं. So that is one way I have managed करेक्ट to करेक्ट दैट्स deal ट्रू with my दैट्स emotions. ट्रू सो सर आप अपने कोई ऐसे मेमोरेबल ट्रेड के बारे में बता सकते हो? आई मीन इट कुड बी अ विन और अ लॉस, बट ऐसे कोई मेमोरेबल ट्रेड? मैं एक्चुअली जिन दिनों इंट्राडे ट्रेड कर रहा था एक बार, और मुझे एग्जैक्टली टाइमलाइन याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल सितंबर 2019 होगा वो, जब देयर वाज दिस डे वेयर कॉर्पोरेट टैक्स कट अनाउंस किया था, उसको Okay. कहते हैं ट्रेडर्स निर्मला कैंडल, और मैं Okay. एक लॉन्ग ट्रेड में था उस टाइम पे। तो इन अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स, आई डोंट नो, मार्केट ऐसा गया ऊपर और मैं यकीन नहीं कर पाया कि क्या हो रहा है। इट वाज अ प्रॉफिटेबल डे, Right. but quite crazy. That was one. COVID was another time where I was short, way before markets started crashing. Okay. तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा। मेरे जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स होते हैं वो कभी ऐसे वन लॉस वाले ट्रेड नहीं है। मेरा जो बुरा फेज रहा है ट्रेंड फॉलोइंग में, वो टिपिकली ऐसा रहा है जब मार्केट महीनों महीनों ट्रेंड नहीं करता। Oh. तो 2021 में ऐसा एक फेज आया था, मुझे याद है मार्च अप्रैल में 3 महीने मार्केट कहीं नहीं गया, और वो काफ़ी लॉस मेकिंग फेज था ट्रेंड फॉलोइंग के लिए। और वो ज़्यादा हिट करता है क्योंकि वो एक दिन का ट्रेड नहीं है, तो Right. आप रोज़ लॉस ले रहे हो, महीने महीने लॉस ले रहे हो। तो वो वैसे ही अभी फिलहाल जैसे एज वी टॉक, जैन फेब वाज नॉट द बेस्ट मंथ फॉर मीन रिवर्जन, सॉरी फॉर Okay. ट्रेंड फॉलोअर्स। Okay. तो वो चीज़ को उससे डील करने के लिए मैंने डाइवर्सिफाई कर लेता हूँ। तो Okay. मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा मीन रिवर्जन करता हूँ ऑन वन टाइम फ्रेम, एंड ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ दूसरे टाइम फ्रेम पे। Okay. तो ये दो अलग से पैरेलली चलते हैं, और ऐसे सिचुएशन में थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि जब एक चीज़ चल नहीं रही हो, दूसरी चलती है। मीन रिवर्जन चलती है। जब मीन हम्म। रिवर्जन फेल हो रही हो तो ट्रेंड फॉलोइंग चलता है। करेक्ट So- करेक्ट राइट ट्रू। सो सर फाइनली ऐसे कौन सी एडवाइस है जो आप न्यू ट्रेडर्स को देना चाहोगे जो अपनी जर्नी अभी चालू कर रहे हैं? ओके, तो मेरे लिए जो हेल्पफुल चीज़ें रही हैं वो है, पहली चीज़ तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। इसका मतलब है कि रूल्स पे फोकस करो, मतलब चार्ट समझना और ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं, लेकिन वो चार्ट्स और ये मार्केट समझने के बाद रूल्स पे फोकस करो। मतलब आप अपने लिए रूल्स बनाओ, कोई भी स्ट्रैटेजी हो ऐसी होनी चाहिए जो ऑटोमेट कर सको आप। Right. तो आगे फ्यूचर विल बी अबाउट ऑटोमेशन। खुद चार्ट सामने सिस्टम पे बैठ के ट्रेड करना इम्पॉसिबल है फॉर आप शायद यंग हो अभी तो कर लोगे 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप नहीं कर पाओगे। तो आप जो भी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर रहे हो, ऐसी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करो, उस पर फोकस करो जिसको आप ऑटोमेट कर पाओ। और Correct. ऑटोमेट आप वही चीज़ कर सकते हो जिसके रूल्स क्लियरली स्पेसिफिक हों और क्वान्टिफाइबल हों। तो उसमें आपका अगर फोकस रहे तो लॉन्ग टर्म में यू आर गोइंग टू क्रिएट बेटर स्ट्रैटेजीज। द सेकंड थिंग इज मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, या आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं, लार्ज कैप्स कैसे बिहेव करते हैं, मिड कैप्स कैसे बिहेव करते हैं, कैटेगरी वाइज कैसे बिहेवियर होती है, सेक्टोरल बिहेवियर्स क्या होता है। तो आप समझने की कोशिश करो ब्रॉड पैटर्न्स क्या चल रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं ये जो ब्रॉड पैटर्न ही नहीं समझ पाया था। जो Okay. मैंने आपको बताया शुरू में भी, मुझे पता ही नहीं था कि मार्केट ओवरनाइट ट्रेंड करता है, और मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट इंट्राडे में ट्रेंड नहीं करता। तो मैं इंट्राडे में ट्रेंड फॉलोइंग करने की कोशिश कर रहा था, और पोजिशनल तो मुझे बाद में ही समझ में आया। Right. सो ये जो लार्जर चीज़ें हैं जो कि स्ट्रक्चरल चीज़ें बोलते हैं या मार्केट स्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं, वो किसी भी एसेट क्लास में वो समझने की कोशिश करो, और जब आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो वो स्ट्रक्चर को अलाइन करनी चाहिए। तो अगर Okay. आपकी स्ट्रैटेजी एक है और मार्केट का जनरल बिहेवियर कुछ और हो, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वन। और एक चीज़ पे फोकस करो। आई वुड नॉट डू टू मेनी थिंग्स, क्योंकि जब आप नए होते हो आपको लगता है कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, मैं ऑप्शन भी कर Correct. लूँगा, स्टॉक्स भी कर लूँगा, और 1000 चीज़ें कर लूँगा। तो वो मत करो। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड वन इन डेप्थ, एंड डोंट ओवर डाइवर्सिफाई, स्पेशली जब आप शुरू में सीख रहे हो। एंड थर्ड, फाइंड पीपल हु यू कैन लर्न फ्रॉम, क्योंकि ठीक है यूट्यूब में बहुत कंटेंट है, अपसर्च में भी बहुत कंटेंट है, आप सीख सकते हो,
बट दूसरे से पूछना कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो क्यों कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और वो क्यों कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अवॉइड करते हैं, वो क्यों कोई पर्टिकुलर मार्केट को अवॉइड करते हैं, उसमें जो लर्निंग मिलती है वो इनवैल्यूएबल होती है कंपेयर टू व्हाट वी फाइंड ऑन द इंटरनेट और इन अ लर्निंग पोर्टल. सो वर्क विद पीपल, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल जिन्होंने ट्रेड किया हुआ होगा, जो मार्केट में काफ़ी सालों से हैं, एंड देन बिल्ड योर नॉलेज बेस्ड ऑन बोथ. तो मैं खुद ही बहुत सारे कोर्सेज वॉच करता हूँ, लेकिन मैं दूसरों से पूछता भी हूँ और कभी कभार मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि तुम भी देखो वो वीडियो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है उसके बारे में. तो ये हो जाता है कि हम फिर डिस्कस कर लेते हैं कि ठीक है, मैं कुछ अगर मिस कर गया हूँ तो शायद उन्होंने पिकअप कर लिया हो. सो दैट इज अनदर वे ऑफ वर्किंग विद द कम्युनिटी. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच कम टू माय माइंड व्हेन इट कम्स टू आई विश आई हैड डन दैट. और आई वॉज स्टिल बॉर्न इन ईरा, इतना कंटेंट नहीं था. तो 15 साल पहले देयर वाज नथिंग. आई मीन जो भी कंटेंट था वो यूएस के बेसिस पे था और इंडिया के लिए तो कोई लिख ही नहीं रहा था. सो आज की डेट में तो आई थिंक जो यंगस्टर्स हैं काफ़ी लकी हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ कंटेंट है. उसका डाउन साइड भी है क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कंटेंट है कि समझ नहीं आता क्या करें. करेक्ट. ट्रू. So, abhi tak it was very informative. Like we learned about what is positional trading. We learned about 2 strategies, and then कैसे risk manage करते हैं, how emotions play a role in trading. So बहुत serious बातें हो गए. Now let's do a quick rapid fire round. मैं आपको थोड़े question पूछूंगी and आपको उसका आंसर देना है. So tell me, what do you like more, reading book or watching a movie? Watching a YouTube video or documentary. Okay. Your hobby? Well, मेरी hobby, good question. What do I do when I don't have time? Okay, तो मैं ना बहुत सारी चीज़ें फिक्स करता हूँ घर पे. तो कोई भी चीज़ें छोटी मोटी टूट जाती हैं. That's what I fix when I have time. So that's my hobby. So you like more towards engineering? हाँ, आप वो बोल सकते हो. Okay, nice. Tea or coffee? Coffee any day. Okay. एक ट्रेडिंग मिस्टेक जो आप कभी रिपीट नहीं करना चाहोगे? लॉस को कैरी ओवर करना, ये सोच के इस उम्मीद में कि हाँ शायद वो प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाए, वो कभी नहीं करने वाला. कर चुका हूँ, फिर नहीं करूँगा कभी. ओके. अगर एक एडवाइस देने हो आप अपने यंगर सेल्फ को, तो वो क्या होगी? लोगों को ढूंढो, मेंटर्स को ढूंढो और खुद सब क्रैक करने की कोशिश मत करो. करेक्ट, दैट्स वेरी ट्रू. अगर आपको ऑप्शन मिले किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर के साथ डिनर पे जाने का, सो हु वुड यू चूज? यूएस में एक बहुत ही अच्छे नोन हेज फंड मैनेजर हैं, जिम साइमंस. अगर उनके साथ, वो उनकी काफ़ी एज हो चुकी है, पता नहीं कितने दिन रहेंगे. मैं उम्मीद तो करता हूँ कि वो बहुत लंबा रहें, लेकिन वो उनसे अगर मैं मिल पाऊँ, उनसे मैं बात कर पाऊँ तो ज़रूर मिलूँगा. And one word describe, how would you describe the feeling of hitting a big win? Well, अभी इतने दिन ट्रेडिंग कर ली है हमने कि हमें पता है कि बिग विन से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए. सो आई डू सेलिब्रेट विद फैमिली एंड विद फ्रेंड्स, बट मुझे पता है कि दैट बिग विन हैज़ टू बी लुक्ड एट इन अ कॉन्टेक्स्ट. तो मैं इतना खुश नहीं होता. ओके. लास्ट क्वेश्चन, बुल मार्केट या बेयर मार्केट, व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग? बुल मार्केट एनी डे. Bull market any day. Okay. Thank you so much, sir, for giving your time. This was a very informative session, and I'm sure our viewers have learned a lot from you. Thank you so much. We were glad to have you here. Likewise, Krina. Thank you.